हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इसके चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो हम डिफरेंट जो लोगों की रहन सहन है, अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट नेचुरल रीजन्स हैं उस तरह उनमें लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम दो जो है रिवर बेसिन्स के बारे में बात करेंगे, अमेज़न रिवर बेसिन के बारे में बात करेंगे, और अगर इंडिया की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो नदियाँ हैं उनकी जो घाटी है वहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं, वाइल्ड लाइफ कैसी है, फॉरेस्ट कैसे हैं, कौन कौन से तरह के पेड़ होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टोरी के मीडियम से यही बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हमारा जो दुनिया है, वर्ल्ड है, उसके अलग अलग हिस्सों में लोग किस तरह से रहते हैं, अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, रहन सहन अलग होता है, उनका खाना अलग होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। तो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है और ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। अब यहाँ पे मैप दिया हुआ है, अगर हम उसके मीडियम से समझने की कोशिश करें, हमें पता है इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से इक्वेटर पास करता है और यहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 0 डिग्री से, अगर इक्वेटर से हम 23.5 डिग्री जो है साउथ की तरफ आएंगे तो हमारे पास आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी तरह से जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एक रीजन होता है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। उसी तरह से अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर से अगर हम 10 डिग्री जो है नॉर्थ की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से अगर हम 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे और उसी तरह से 10 डिग्री साउथ की तरफ आएंगे, तो ये जो रीजन होगा 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन होगा उसको कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है? सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं रिवर अमेज़न के ऊपर। जो रिवर अमेज़न है वो इसी इक्वेटोरियल रीजन में जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अमेज़न रिवर जो है वो एंडीज माउंटेन से निकलती है। एंडीज माउंटेन की अगर हम बात करें, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दुनिया की। इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ये लगभग जो है साउथ अमेरिका के नॉर्थ से स्टार्ट होके बिल्कुल साउथ तक जाती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबी ये माउंटेन रेंज है। तो एंडीज माउंटेन से ओरिजिनेट होती है इन पेरू, जो हमारे पास अमेज़न रिवर है, और ये पास करती है इक्वेडर। कौन कौन सी कंट्री से पास करती है? इक्वेडर हो गया, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया एंड ब्राज़ील, और इनसे होती हुई ये यहाँ पे जाके ईस्ट में जाके अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। तो अगर हम सिंपल से शब्दों में समझें, जो अमेज़न रिवर है वो साउथ अमेरिका के वेस्ट से ओरिजिनेट होती है और इन कंट्री से निकलते हुए यहाँ पे जाके ईस्ट में जाके अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। जहाँ पे ये अटलांटिक ओशन में मिलती है उसको कहते हैं, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है ये नदी, उनको कहते हैं रिवर्स माउथ, ठीक है। अब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो अमेज़न रिवर में जाके मिलती हैं। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ को कवर करता है अमेज़न बेसिन, अगर हम उनकी बात करें तो कंट्रीज़ हैं पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया एंड ब्राज़ील, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज़ को अमेज़न बेसिन जो है वो कवर करता है। तो यहाँ पे एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेम द कंट्रीज़ ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो अमेज़न जो इक्वेटर है वो पास करती है इन साउथ अमेरिका। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर, ये है इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर। इक्वेटर पास करती है इक्वेडर से, और उसके बाद थोड़ी सी पास करती है कोलंबिया से, और उसके बाद ब्राज़ील से। तो 3 कंट्री से पास करती है, इट इज़ ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वेडर। तो इसको अगर हम ट्रिक से याद रखना है तो हम BCE से याद रख सकते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा, बिफोर क्राइस्ट इरा। तो 3 कंट्रीज़ जो हैं ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वेडर। अब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट इन्होंने बताया हुआ है कि जो अमेज़न रिवर है उसका नाम अमेज़न कैसे पड़ा। तो क्या हुआ था कि जो स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, जब वो अमेज़न रिवर में गए तो वहाँ पे कुछ जो लोकल ट्राइब्स थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। तो उन लोकल ट्राइब्स को देख के उनको जो है उनको याद आई रोमन एम्पायर में जो वुमेन वॉरियर्स होती थी वो उस तरह की जो है पहनावा पहनती थी। तो उन ट्राइबल्स को देख के उनको जो रोमन एम्पायर की जो एनिशियंट रोमन एम्पायर था उसमें जो वुमेन वॉरियर्स होती थी उनकी याद आई, उनको अमेज़न कहा जाता था। इसीलिए जो है जो इस रिवर का नाम
अमेज़न पड़ा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा अमेज़न रिवर के बारे में पढ़ा कि कहाँ से कितने लैटिट्यूड के ऊपर ये लाई करता है इक्वेटोरियल रीजन, और कौन कौन सी कंट्रीज से जो है वो अमेज़न रिवर पास करती है। आगे अगर हम पढ़ें क्लाइमेट के बारे में, अमेज़न बेसिन में क्लाइमेट कैसा होता है, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो जो अमेज़न बेसिन है वो इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है। इक्वेटोरियल रीजन होगा तो मतलब सन की डायरेक्ट रेज पड़ेंगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है हम बोल सकते हैं हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। ज़्यादातर जो दिन के टाइम और रात के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे बारिश जो है ऑलमोस्ट हर रोज़ जो है वो बारिश होती है। तो ये यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में। आगे आता है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं वर्षा वन। यहाँ पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से क्या है, जो जंगल है बहुत ज़्यादा घने हैं, इतने घने हैं कि दिन के टाइम भी जो सन की लाइट है वो ईजिली जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वही ग्रो करते हैं ईजिली, जो कि छाया में अच्छे से उग सकते हैं, क्योंकि सन की लाइट तो ईजिली यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। अब यहाँ की फ्लोरा और फोना की अगर हम बात करें, स्पीशीज़ की बात करें, बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी है। वर्ड्स की बात करें तो ऑर्चिड्स हैं, ब्रोमलियार्ड्स हैं, ये प्लांट्स हैं। ऑर्चिड्स और ब्रोमलियार्ड्स ये प्लांट्स हैं, इनको प्लांट पैरासाइट कहा जाता है, मतलब परजीवी कहा जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे टॉकन्स हो गया, हमिंग बर्ड्स हो गया, बर्ड ऑफ पैराडाइज हो गया, इनके रंग बिरंगे पंख होते हैं, इनके जो रहने के लिए बिल होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया के जो बर्ड्स होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे स्नेक्स की बहुत ज़्यादा जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं, स्पीशीज़ पाई जाती हैं इन रेन फॉरेस्ट में। तो कौन कौन से जो है वो जो मेन स्पीशीज़ हैं जो स्नेक्स की पाई जाती हैं, वो है एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर। तो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे स्नेक्स की कौन कौन सी जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं, तो वो है एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर। और यहाँ पे एक फ़िश है पिराना फ़िश, जो सिर्फ इसी नदी में अमेज़न रिवर में ही पाई जाती है। अब हमने थोड़ा सा ऊपर पढ़ा, ब्रोमलियार्ड्स जो है वो एक जो क्या होते हैं, ये पैरासाइट प्लांट होते हैं, परजीवी होते हैं। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई हुई है कि ब्रोमलियार्ड जो होते हैं स्पेशल प्लांट होते हैं, जो अपने लीव्स में क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, मान लीजिए फ्रॉग हो गया, वो क्या करते हैं, इन जो पानी की ये जो पॉकेट्स बनी होती हैं, इसमें अब क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं। तो ये था थोड़ा सा रेन फॉरेस्ट के बारे में कि किस तरह के जीव जंतु इसमें रहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, किस तरह की एग्रीकल्चर वो प्रैक्टिस करते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, वो क्या क्या फसलें उगाते हैं, इसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर हम पढ़ें, तो जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पे लोग स्पेशली स्लैश एंड बर्न जो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर है वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर स्लैश एंड बर्न की बात करें, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इस जो कल्टीवेशन है इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्या होती है कि किसी भी लैंड के ज़मीन के एक हिस्से को वहाँ पे पेड़ों को काटा जाता है, उनको जलाया जाता है। उससे क्या होता है, जो पेड़ों की न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो सॉइल में मिल जाती है जाके, और वहाँ पे फिर अगले कुछ सालों के लिए क्रॉप प्रोडक्शन की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, जब तक कि उस मिट्टी की न्यूट्रिएंट वैल्यू कम नहीं हो जाए। जब उस मिट्टी की न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ताकि वहाँ पे रीजनरेशन हो सके, प्लांट्स जो है वो उग सके, और फिर ज़मीन के दूसरे हिस्से को उसी तरह से काटा जाता है और जलाया जाता है। तो इस तरह से जो है क्रॉप प्रोडक्शन की जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं। तो मेन कौन सी जो फसलें हैं वहाँ पे उगाई जाती हैं, जो जो अमेज़न बेसिन है वहाँ पे, तो टेपियोका जो है वो मेन हम बोल सकते हैं, टेपियोका, पाइनएप्पल और जो स्वीट पोटैटो, टेपियोका जिसको साबूदाना भी कहते हैं। और जो मेन उनकी उनकी जो क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, दैट इज़ मैनियोक। मैनियोक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। और कैश क्रॉप्स कौन सी उगाई जाती हैं, कैश क्रॉप्स मतलब जो बेचने के पर्पज़ से उगाई जाती हैं, उनको वो कौन कौन सी हैं, वो है कॉफ़ी हो गया, मेज़ हो गया, कोकोआ हो गया, ये सारी कौन सी हैं,
कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब अगर रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है तो बहुत घने होते हैं, तो ऑब्वियसली वो लकड़ी भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे। तो लोग वहाँ पे जो है वो घर बनाते हैं, वो स्लैंटिंग रूफ्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादातर वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ वाले घर बनाए जाते हैं और उनको कहा जाता है मलोका। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे जो लोग घर बनाते हैं उनको वहाँ की लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है? तो उनको बोलते हैं मलोका। इनकी स्लैंटिंग रूफ होती है। तो अगर लोगों की अगर हम बात करें, पुराने टाइम में लोगों की जिस तरह से वहाँ पे ज़िंदगी होती थी, अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। क्योंकि पहले जब आपको अमेज़न जो फॉरेस्ट है वहाँ पे पहुँचने के लिए अमेज़न रिवर को क्रॉस करना पड़ता था, पर अब जो है वो बहुत ईजी हो गई हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि 1970 अगर हम स्पेसिफिक डेट की बात करें तो 27 सितंबर 1972 को क्या हुआ था? ट्रांस अमेज़न हाईवे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 4000 किलोमीटर। तो इससे क्या हुआ? अमेज़न फॉरेस्ट तक पहुंचना बहुत इजी हो गया और इंटरफेरेंस जो थी, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से जो इनएक्सेसिबल जगहें थी वहाँ पर पहुँचना ईजी हो गया। जो लोग वहाँ पर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वहाँ पर उनको बाहर निकाला गया, उनको मजबूर किया गया वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो इन सब चीज़ों से वजह से क्या हुआ? एक तरह से ये डेवलपमेंट थी, पर डेवलपमेंट नहीं थी ये, क्योंकि जो जंगल थे वो ख़त्म हो रहे थे। यहाँ पिक्चर से मीडियम से बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि जो जंगल थे वो कितने घने थे, पर उनको काटा गया, ज़मीन को जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने के लिए जंगलों को साफ़ किया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो फॉरेस्ट है वो डिग्रेडेशन होती गई ही और उसकी वजह से जो सॉइल है वो इरोज हुई। तो जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम होती गई, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो ईजिली क्या हो जाएगी? इरोड हो जाएगी। तो जो टॉप सॉइल है वो बारिश के साथ जो है वो बह गई और इस तरह से क्या हुआ? जो हरे भरे जंगल थे वो बिल्कुल एकदम से खाली ज़मीन में या बंजर ज़मीन में बदल गए। तो ये था अमेज़न बेसिन के बारे में कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कैसे कैसे जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं और वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से रहते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, तो जो गंगा रिवर है, जो गंगा की ट्राइब्यूटरीज हैं और जो ब्रह्मपुत्रा है, ये दोनों रिवर्स मिला के क्या करती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती हैं इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक जो है इसके बीच जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन जो है वो लाई करता है। क्योंकि हमें पता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो जो गंगा है, अगर उसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करें, कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज है रिवर गंगा की, तो वो हैं घाघरा, सन, चंबल, गंडक एंड कोसी। ये सारी कौन सी हैं? गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकते हैं कि गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, दो तरह से होती हैं गंगा की जो ट्राइब्यूटरीज हैं। एक अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास गंगा रिवर है। गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज कुछ इस तरह से आती हैं और कुछ इस तरफ से आती हैं, ठीक है। जो यहाँ से आती हैं गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज वो कौन कौन सी हैं? दैट आर कोसी, महानंदा, गोमती एंड गंडक। जो यहाँ से आती हैं कोसी, महानंदा, गोमती एंड गंडक। और जो इस तरफ से आती हैं वो है सन होगी, चंबल एंड बेटवा। ये सारी कौन सी हैं? गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो अगर थोड़ा सा हम उसको भी देख लें, कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं, तो हैं सुबानसिरी, मानस, तीस्ता, रैडक, लोहित और दिबंग, धानसिरी। ये सारी कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिन है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, हिमालय हमें पता है नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जो है वो यहाँ से स्ट्रेच करता है हिमालयाज़, ठीक है। तो हिमालयाज़ हैं जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर आके मिलती हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो ये भी इसका एक मेन फीचर है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स हैं वो भी इसका मेन फीचर है। एंड द फुट ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन्स हैं उनकी अगर हम बेस की बात करें, ये सारे क्या हैं? फीचर्स हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बेसिन के। हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या क्या ये प्रैक्टिसेस करते हैं, किस तरह की क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे उगाई जाती हैं।
सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, अगर हम प्लेन्स की बात करें, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स हैं बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि लिवेबल कंडीशंस जो है वो फेवरेबल हैं। सॉइल फर्टाइल होने की वजह से एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है लोगों की, तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ जो डाटा दिया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी का, ये पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से दिया हुआ है। अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करें, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 189 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड का है 189 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की डेंसिटी है दैट इज़ 1029 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद बिहार की अगर हम बात करें, बिहार की है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये थी पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ स्टेट्स की। और अगर हम इंडिया की बात करें, एज़ पर 2011 सेंसस जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की दैट इज़ 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की दैट इज़ 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा जो है पैडी जो है उगाई जाती है, पर हमें पता है कि पैडी के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और ये सारा जो है वो मानसून क्लाइमेटेड डोमिनेटेड रीजन है, क्योंकि मानसून के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है। मानसून स्पेशली मिड जून से मिड सितंबर तक होती है। समर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो और भी फसलें उगाई जाती हैं जैसे वीट, मेज़, सोगम, ग्राम एंड मिलेट्स, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं जो बेचने के पर्पज से उगाई जाती हैं? तो शुगर केन हो गया और जूट हो गया। बनाना प्लांटेशन जो है वो इन एरियाज़ में की जाती है। वेस्ट बंगाल और असम में टी प्लांटेशन की जाती है। सिल्क जो है वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? बिहार और असम में। इंपॉर्टेंट है, सब पूछ सकते हैं कि सेरीकल्चर कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। हमें पता है कि जो सिल्क की प्रोडक्शन है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो बिहार और असम में जो है वो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने अभी पढ़ा था कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं उसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो जो डेल्टा रीजन है वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और अगर हम हिली माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन रीजन्स की बात करें, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं जिनको हम शंकुधर कहते हैं। कौन कौन से ट्रीज होते हैं? पाइन, देवदार और फर। तो इन सबको क्या कहते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे एलिफेंट्स होते हैं, टाइगर, डियर एंड मंकीज, दीज आर कॉमन। वन हॉर्न डायनासोर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन मतलब आसाम में जो है वन हॉर्न डायनासोर पाया जाता है। इन द डेल्टा एरिया जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा आके मिलती हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स होते हैं और एलिगेटर होते हैं। और जो एक्वेटिक लाइफ है, अगर हम पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की बात करें तो एक्वेटिव लाइफ जो है वहाँ पे चाहे फ्रेश रिवर वाटर हो या लेक्स हो या बे ऑफ बंगाल सी हो, यहाँ पे जो है फ़िश की कौन कौन सी जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं? तो वो है रोहू, कैटला और हिल्सा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कौन कौन सी फ़िश की स्पीशीज़ होती हैं? रोहू हो गया, कैटला हो गया और हिल्सा हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, जो हिल्सा है दैट इज़ द नेशनल फ़िश ऑफ बांग्लादेश। जो हिल्सा फ़िश है दैट इज़ द नेशनल फ़िश ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टोरी के मीडियम से बताया हुआ है कि एक लेक जो है वो किस तरह से किसी की आजीविका का स्रोत हो सकती है, हाउ इट कैन बी ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो इस स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक और फैक्ट बताया हुआ है कि जो रिवर गंगा रिवर है और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उनके जो पानी में एक फ़िश रहती है डॉल्फिन जिसको कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में उसको सूसू कहते हैं। ये ब्लाइंड डॉल्फिन है, मतलब इसको ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। तो डॉल्फिन का ऐसे किसी पानी में प्रेजेंट होना, उसका मतलब होता है कि वो पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि डॉल्फिन जो है वो सिर्फ जो साफ़ पानी है उसमें ही रहती है। परंतु क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप हो गई हैं, तो अनट्रीटेड पानी जो है, जो पानी जो इंडस्ट्री से निकलता है उसको जब बिना साफ़ किए नदियों में मिलाया जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, केमिकल्स की वजह से ये जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं, वो कम हो रही हैं, वो मर रही हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स की बात करें, बहुत बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़ जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बेसिन में बसे हुए हैं। अगर हम गंगा के किनारे बात करें कौन कौन सी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, तो वो हैं इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। और इन सब की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से मतलब ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से जो पोल्यूशन है वो रिवर्स का, उनका जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी मोड होते हैं, एयरवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, रोड्स हो गए और रेलवेज हो गए, ये बहुत ज़्यादा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं वहाँ पे डेवलप्ड हैं। और अगर हम टूरिज़्म की बात करें, टूरिज़्म इज़ ऑल्सो एन अनदर एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। जैसे यमुना नदी के किनारे ताजमहल हो गया, और इलाहाबाद जहाँ पे गंगा और यमुना रिवर्स मिलती हैं वहाँ पे इलाहाबाद, बुद्धिस्ट पूता जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में, लखनऊ का इमामबाड़ा, और असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, या मानस का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, या अरुणाचल प्रदेश की जो ट्राइबल कल्चर है डिफरेंट, ये सब चीज़ें क्या है, एक तरह से टूरिज़्म के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था आज के चैप्टर के बारे में। अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज देखें, क्वेश्चन है नंबर 1, नेम द कॉन्टिनेंट्स इन विच द अमेजॉन बेसिस इज लोकेटेड। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे अमेजॉन रिवर है, दैट इज साउथ अमेरिका, और ये सबसे बड़ी रिवर है वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेजॉन बेसिस। कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं, तो वो है मेन जो क्रॉप्स हैं, दैट इज टैपियोका, पाइनएप्पल, कॉफ़ी, मेज़ एंड कोकोआ। ठीक है,